वो एक पायलट पकड़ लिया हमने, उसको किसी ने मारा पीटा भी बेचारे को, हमारी बंदों ने बल्कि आके सर बचा लिया उसको। एक तो थोड़ा सा दुख था इस पर, बेशक प्रोफेशनली आप लोगों ने ठीक काम किया होगा कि हम सोच रहे थे कि अगर हम खड़े होते वहाँ तो थोड़ा पीछे दे के कहते हैं पिटने दो उसको थोड़ा सा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो हुआ था उसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया था, उसकी क्या डिटेल्स थी? क्योंकि और फिर ये भी हुआ कि शायद एक की बजाय 2 जहाज़ थे जो हमने गिराए थे, तो वो क्या दूसरा पायलट इजेक्ट कर गया? वो थोड़ी सी डिटेल्स उसकी बताएं। मैं इसको फरवरी में और 26 को मैं गया इसी तरह ऑफिस में, और पता चला जी रात को वो आए और बालाकोट पे जो है वो बम मार के चले गए हैं। और एक मतलब हम गुस्सा भी के हैं, अच्छा, और फिर मेरे घर वालों भी गालियां भी। और वो शुरू के जो मेरे वालिद साहब ने मुझे फ़ोन करके ना थोड़ी सी सुनाई कि तुम सो रहे थे। मैं हाँ जी मैं तो सो ही रहा था, मैंने क्या करना था। अब मुझे वाकई नहीं पता था कि ये एक्चुअल कुछ होने वाला, लेकिन हमने वो प्लान सारा टारगेटिंग की पिक्चर्स लेके होते आपके पास सारे के सारे काम ही मैंने जैसे बताया कि ये आपने बनाया, अच्छा यार इतने जहाज़ यहाँ से उड़ जाएंगे, इतने यहाँ से उड़ जाएंगे, इतने ये करेंगे वो करेंगे। तो अब खबर चल रही है टीवी के ऊपर कि वो भारत के जहाज़ तबाह हो गए, और थोड़ी देर बाद DGISP आर्मी जनरल आसिफ गफूर करेंगे और सारा कुछ। मैं चाय पी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छा है हो गया सारा। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना जब डिटेल्स आना शुरू हुई कि ये यहाँ पे गए, ये टारगेट थे, यहाँ पे मिराज ने बम मारा, यहाँ पे JF-17 ने, मैं ये तो वही, ये तो सेम, मतलब वो इतना इत्तेफाक हो नहीं सकता ना कि आपने लेट से 6 टारगेट्स बनाए थे और वही 6 के 6 अगले दिन आ रहे हैं। मैं कहा ये अच्छा ये तो वो जो कल हम रात को बैठ के प्लान कर रहे थे, तो थे जो JF-17 के बॉम्ब्स थे वो तो क्योंकि GPS गाइडेड थे, तो वो तो आपने किया ही थोड़ा सा ना कि कोऑर्डिनेट टारगेट से हट के इन कोऑर्डिनेट्स पे मार दो। जो H4 वाला था कि इसकी वीडियो बनाओ टारगेट की और आखिर में बिल्कुल इसको साइड पे मार दो। तो 2 H4 थे और 4 हमने जो रैक हैं, जो रेंज एक्सटेंशन किट जो आपके बॉम्ब्स JF-17 के वो थे। अब वो वीडियो बन गई। अब बाद में हमने वो वीडियो दिखानी थी कि इंडिया को कि भाई बाज आ जाओ और ये वो, लेकिन उस वीडियो की ज़रूरत वो 6, 7, 8 मतलब मेरे ख्याल सितंबर तक वो वीडियो नहीं दिखाई गई, क्योंकि अभिनंदन साहब आ गए तो वीडियो की तो अब ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब उस टाइम तो हमें नहीं पता था, बंदा ही आ गया। हाँ बंदा आ गया ना। वो एक खातून थी डिफेंस कंट्रोलर कॉर्नर मिंटी अग्रवाल, वो कॉलें दे रही थी उनको कॉल्स पे कि जी टर्न बैक, टर्न कोल्ड, आगे हार्ड किल। फिर सर नोमान अली खान ने एमरैम मारा, अभिनंदन साहब ने कोई F-16 नहीं गिराया, ठीक है। इंडियंस ने जैसे मैंने कहा कि जो दूसरा एक था ना जो सर हसन सिद्दीकी की किल है वो है Su-30 MKI, वो उसका रैकेज गिरा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वो इंडियंस जो हैं वो उसको पी गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इस फेज़ 2 में ना हम उस तरफ बढ़ना चाहते हैं कि आपने भी बताया कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो हुआ था उसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया था। उसकी हमारे पास तो बस इसी तरह की खबरें पहुंची कि वो एक पायलट पकड़ लिया हमने, उसको किसी ने मारा पीटा भी बेचारे को, हमारी बंदों ने बल्कि आके सर बचा लिया उसको। एक तो थोड़ा सा दुख था इस पर, बेशक प्रोफेशनली आप लोगों ने ठीक काम किया होगा कि हम सोच रहे थे कि अगर हम खड़े होते वहाँ तो थोड़ा पीछे दे के कहते हैं पिटने दो उसको थोड़ा सा। खैर सर उसकी क्या डिटेल्स थी? क्योंकि और फिर ये भी हुआ कि शायद एक की बजाय 2 जहाज़ थे जो हमने गिराए थे, तो वो क्या दूसरा पायलट इजेक्ट कर गया? वो थोड़ी सी डिटेल्स उसकी बताएं। मैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी है, कन्फ्यूजन जो है ना वो मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आई थी। तो हमने जिस तरह आपने कहा पार्ट 1 हमने वहाँ पे ख़त्म किया कि मैंने पायलट F-7 OCU करके फिर आप स्क्वाड्रन्स में चले गए, स्क्वाड्रन में आपकी एक ट्रेनिंग हुई ऑपरेशनल विंगमैन की, और अब आप जंग के लिए तैयार हैं फाइनली। तो ये तकरीबन आपको मतलब 2004 से अगर आपके 3 साल अकेडमी के फिर FCU OCU करके 5 साल में एक पायलट जो है वो तैयार होता है कि आपने फ़ाइट करनी है। उसके बाद हम एयर डिफेंस अलर्ट जिसको हम कहते हैं 24/7 जो पायलट्स हैं ना वो बैठे होते हैं एयर डिफेंस अलर्ट पे हर बेस के ऊपर, नाइट ADA डे ADA। तो जब आप ऑपरेशनल हो जाते हैं ऑप्स विंगमैन तो आप ADA दे सकते हैं, लेकिन आप होते नंबर 2 हैं कि एक लीडर बैठा हुआ है और साथ आप नंबर 2 हैं। फिर आपकी अपनी एक ट्रेनिंग होती है, वो एक अलग कहानी है कि पूरी ट्रेनिंग की कि अब आपने लीडर बनना है और आप अपने विंग पे किसी को लेके जाएंगे, तो वो पेयर लीडर ट्रेनिंग होती है। फिर नाइट फ्लाइंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आप नाइट ऑप्स हो जाते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह F-7 PGs पे था, मैं पेयर लीडर बना, मेरा कॉल साइन खालिद मैंने कॉल साइन रखा। और फिर उसके बाद अब ये कि मैं लीडर था कि अगर कोई थ्रेट आता है आप फ़ोन उठाते हैं कि जी वो आपको कह रहा है कि वहाँ से कोई आपकी एयर स्पेस में एंटर हो रहा है, तो आपने 6 मिनट के अंदर अंदर टेक ऑफ करना है। और फिर आपका जो नंबर 2 है, जैसे मैंने कहा पहले हम जो है वो एक बिल्कुल वो लेला बन के पीछे चल रहे होते थे कि टेंशन नहीं होती थी कि भाई ये काम मेरा है, बाकी लीडर जो लीडर जाने और उसका काम। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है। अपना जहाज़ है ही है, एनिमी है ही है, साथ वो जो नंबर 2 है वो अगर जूनियर है या उसको इतनी नहीं समझ आ रही तो वो भी सारा आपके ऊपर है। ये सारा कुछ करने के बाद फाइनली 5-6 साल के बाद अब आप एक फाइटर पायलट जो है ना वो बन गए हैं।
उसके बाद जो है वो मेरा जो मैं वहाँ से रिसालपुर चला गया एज इंस्ट्रक्टर। जैसे पहले मेरे इंस्ट्रक्टर्स थे तो मैंने 4.5 साल वहाँ गुजारे, मैं वहाँ पे एज इंस्ट्रक्टर जो है वो रहा। फिर हमारे एक चीफ़ थे सर सुहेल अमान, उन्होंने कहा कि अब हम नए हेलीकॉप्टर्स ले लें AW139 अगस्टा 139 इटली से, तो हम उसको जो है ना थोड़ा कॉम्बैट में भी यूज़ करेंगे, तो जो फाइटर पायलट्स हैं ना वो जाएँ उस पर, हेलीकॉप्टर पायलट्स और फाइटर पायलट्स दोनों इकट्ठे मिल के, ताकि वो आपस में एक दूसरे को, हेलीकॉप्टर पायलट्स को हेलीकॉप्टर उड़ाना डेफिनेटली हमसे अच्छा आता है, हमें कॉम्बैट का मिसाइल्स का वो ज़्यादा पता है। तो मैं कराची गया, वहाँ पे MI-17 कन्वर्जन की, समंदर पे फ्लाई किया, हेलीकॉप्टर सीखा और फिर मैं चला गया इटली। तो वैसे तो थोड़ा सा दुख हुआ कि फ़ाइटर पायलट हेलीकॉप्टर पे जाएगा, तीन साल के लिए होता है कि आप 3 साल के लिए चले जाएँ और फिर आप वापस फ़ाइटर्स पे आ जाइएगा। लेकिन उसका ये एक फ़ायदा ये हुआ कि मैंने उस बहाने यूरोप देख लिया, वरना अब तो माशाल्लाह ग्रीन पासपोर्ट की शायद वीज़ा लग जाए, लेकिन पहले थोड़े से उस ज़माने में जो मसले थे ना, तो वो मैंने पूरा यूरोप देख के उधर हमने की कन्वर्जन की, मिलान में, नॉर्थ में, इटली में, वापस आए अगस्टा पे। हेलीकॉप्टर पे फिर मैं अनफिट हो गया थोड़ा, क्योंकि वो लंबी कहानी है, मैं उसको ब्रीफ रखता हूँ कि प्रेशराइज्ड कॉकपिट होता है, जो ये आपके जेट इंजन है ना, जो आपके पैसेंजर भी हैं या जो फाइटर्स भी हैं, उनमें प्रेशराइज्ड कॉकपिट होता है कि आप बेशक 20,000, 25,000, 30,000 फुट पे भी चले गए ना, तो वो अंदर प्रेशर उस तरह नहीं होता, वो रेगुलेट कर रहा होता है। ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका प्रेशराइज्ड कॉकपिट नहीं होता, तो आप जैसे जैसे फ्लाई करके ऊपर जा रहे हैं 9-10 हज़ार फुट, तो प्रेशर कम हो रहा है, तो अगर आपका कोई साइनसेस या कोई भी इस तरह के कोई इशूज़ हैं तो वो आपको अफेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल मैंने कहा जैसे मैं उसमें आपको ज़्यादा मैं बोर नहीं करूँगा, मैं थोड़ा अनफिट हो गया और मेरी पोस्टिंग हो गई एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद प्लान्स डायरेक्टरेट में। अब जो प्लान्स डायरेक्टरेट है वहाँ पे आप फ्लाइंग नहीं कर रहे, लेकिन जो जितने वॉर प्लान्स बनाने हैं ना, कॉन्टीजेंसी की तैयारियाँ करनी है कि जी ये आ गया, वो हो गया, सारा कुछ, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑपरेशंस और प्लान्स ये सारा डे टू डे के आपके जितने पायलट्स हैं वहाँ पे जो पोस्टिंग हुई वो फ्लाई नहीं कर रहे, सुबह आते हैं अपने ऑफिस में, ऑपरेशंस वाले सारा डेली देखते हैं, ठीक है, कि ये जहाज़ यहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है, ये ट्रेनिंग चल रही है, हालात ख़राब हो गए हैं। जैसे 14 फरवरी को बेसिकली 2019 में जो आपका वो क्वेश्चन था उस पर हम आए कि एक वो आई थिंक आदिल डार था वो नाम था, या कश्मीरी यूथ, उन्होंने एक वो कॉन्वाय जा रहा था जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उस पर जाके वो हुआ अटैक और उसमें 40 उनके इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हो गई। तो अब आपको मतलब समझ आ जाती है कि जैसे अभी ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी 22 अप्रैल को जब ये पहलगाम हुआ, तो वो जो उनकी चेस्ट थम्पिंग मोदी साहब की कि बस पाकिस्तान को मज़ा चखा देंगे। तो अब जो ऑपरेशंस वाले हैं वो जहाज़ अच्छा यार तैयार कर लो, यहाँ भेज दो, प्लान्स वाले हैं हम वहाँ पे वॉर प्लान सारा बना के, तो ये अब सारा वहाँ पे चल रहा था 2019 में फरवरी में। और 26 को मैं गया इसी तरह ऑफिस में और पता चला जी रात को वो आए और बालाकोट पे जो है वो बम मार के चले गए हैं। और एक मतलब हम गुस्सा भी के हैं अच्छा, और फिर मेरे घर वालों भी गालियाँ भी, और वो मैं वो अभिनंदन वाली आपकी बात पे भी मैं इससे रिलेट करूँगा कि जो अब जो सिविलियंस हैं जो पाकिस्तानी हैं ना, उनके जो इमोशंस हैं ये बिल्कुल इसी तरह ही होंगे कि यार एक पायलट मेरे ऊपर बम मारने आया है, तो अगर उसने इजेक्ट किया है तो मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा ना। लेकिन प्रोफेशनली जैसे मैंने कहा कि वहाँ उन आर्मी वालों ने बचाया, वो मेजर साहब अब SSG के शहीद हो गए हैं जिन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, और अल्लाह जन्नत नसीब करे। और वो उसमें वो उनको पकड़ने में सारा आर्मी का रोल था। तो मैं वो बता रहा हूँ कि वो प्रोफेशनली उनका काम था कि उनको बचाया, और जो आर्मी का डॉक्टर था उसने उनको, वो मेरे पास हैं वो तस्वीरें भी, कि उन्होंने उनको वो की फर्स्ट एड दी, और वो जो खून निकल रहा था और सारा, और फिर वो भी प्रोफेशनल है, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, हम भी प्रोफेशनल हैं, तो हम उसको उस नज़र से देखते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर मैं उधर जाऊँगा तो मुझे आई अंडरस्टैंड कि वहाँ जो सिविलियंस हैं, ठीक है, वो मेरे साथ क्या करेंगे। तो यहाँ भी अभिनंदन साहब के साथ उनका जो गम गुस्सा था, तो वो कैन अंडरस्टैंड। तो मैं इसको रिलेट करूँ कि जो मेरे वालिद साहब ने मुझे फ़ोन करके ना थोड़ी सी सुनाई कि तुम सो रहे थे, मैं हाँ जी मैं तो सो ही रहा था, मैंने क्या करना था। तो वो आए हैं रात को और बम मार के चले गए हैं बालाकोट पे। और 26 का दिन जो था ना वो बड़ा मुश्किल गुजरा। अच्छा, अब मुझे कहा कि मैं वो मतलब ज़्यादा मैं वो नहीं अपनी वो कुछ करूँगा कि मुझे ये भी पता था वो भी पता था। स्क्वाड लीडर एक बड़ा टेक्निकल लेवल का ऑफिसर होता है, आपने अपना काम करना है, आपको नहीं पता टॉप लेवल पे क्या चल रहा है। हमें सिर्फ ये बताया गया कि अच्छा ये करो कि हम ना एक एक्सरसाइज होती है हमारी हाई मार्क, हम उसकी तैयारी कर रहे थे। उसमें एक्चुअली ना आपकी फॉक्सलैंड और ब्लू लैंड 2 फोर्सेस बनती हैं। जैसे अब शोरकोट बेस है और सरगोदा बेस है, दरमियान में झंग पे आपने ऐसे ईस्ट वेस्ट एक बाउंड्री लगा दी कि ये जी इंटरनेशनल बॉर्डर है, उधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। अब आपने वहाँ जाना है, आपने सरगोदा बेस तबाह करना है, सरगोदा वालों ने आना है, उन्होंने शोरकोट बेस तबाह करना है। तो वो हाई मार्क एक्सरसाइज जो है ना आपकी, उसमें प्रॉपर एक जंग की वो सारी तैयारी, हम एक्चुअली उसके प्लान्स बना रहे थे सारे बैठ के। तो हम उस पर कंप्यूटर पे सारा मैप पे कि ये टारगेट और वो। अच्छा, अब हमें ज़्यादा किसी ने कुछ बताना भी नहीं, ऑपरेशनल सिक्योरिटी और सारा, तो बस ये बताया कि आपने ना इसको प्लान्स चेंज करें ज़रा। ये जो आप यूँ कर रहे हैं ना ईस्ट वेस्ट में, इसको आप ज़रा थोड़ा सा ना, सॉरी नॉर्थ साउथ में कर रहे हैं,
ठीक है, कि सरगोदा नॉर्थ में और ये साउथ में, इसको आप ईस्ट वेस्ट में ले जाएं, ठीक है। और टारगेट्स जो है ना, जैसे आप पहले कह रहे थे कि अच्छा यार ये एक ग्रिड स्टेशन है या नूरपुर थल के अंदर रेंज है, तो टारगेट्स जो है ना आप जो एक्चुअल हैं वॉर प्लान्स में कि नौशहरा राजौरी सेक्टर में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो है वो ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर है और ये है और वो है, तो वो कर दें। अब मुझे वाकई नहीं पता था कि ये एक्चुअल कुछ होने वाला, लेकिन हमने वो प्लान सारा टारगेटिंग की पिक्चर्स लेके होते हैं आपके पास सारे के सारे काम ही, मैंने जैसे बताया कि ये आपने बनाया, अच्छा यार इतने जहाज़ यहाँ से उड़ जाएंगे, इतने यहाँ से उड़ जाएंगे, इतने ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद डेफिनेटली वो ऊपर जाता है, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे सीनियर लोग वो उसको देखते हैं, वो उसको मज़ीद फाइन ट्यून, वो हमसे ज़्यादा सीनियर है। फिर उसमें ACS ऑप्स वो देखेंगे, उस टाइम DCS ऑप्स थे जो वो बाद में सर ने वो सितंबर में हसीब पराचा साहब जो एयर मार्शल अब रिटायर हो गए, उन्होंने वो ब्रीफिंग भी दी थी। फिर चीफ ऑफ द स्टाफ थे उस टाइम एयर चीफ मार्शल मुजाहिद, वो सारा करके और फिर एक वेट हो जाएगा। तो अगेन मैंने जैसे कहा कि हमने वो अपना सारा काम किया रात को काफ़ी लेट नाइट तक करके, और मैं जाके फिर सो गया। हाँ, फिर सो गए। मतलब अल्लाह ने आपको दिया है सुकून, तो आप जाके हाँ। कर लें सुकून। अच्छा मैं फिर अब क्योंकि लेट नाइट हमने छुट्टी की थी, अब 1 2 3 बज गए थे, मुझे अब याद नहीं है। हम अब जाके, और इसमें पूरी टीम थी, मतलब मैं अकेला नहीं, मतलब मेरे इसमें थोड़ा सा हिस्सा कि यानी कि कर हमें उस टाइम पता भी नहीं था, बाकी साथ और भी सीनियर्स भी थे, जूनियर्स भी थे, और इकट्ठा हमने करके हम सो गए। मैं सुबह उठा, थोड़ा लेट हो गया, 8:30 9 बजे मैं आया और दफ्तर में मैं बैठा, और मैंने जो है ना उसको टी बार में हम गए और मैंने उसको यार चाय पिलाना, वहाँ पे टीवी स्क्रीन लगी होती है, तो अब ख़बर चल रही है टीवी के ऊपर कि वो भारत के जहाज़ तबाह हो गए, और थोड़ी देर बाद DGISP आर्मी जनरल आसिफ गफूर करेंगे और सारा कुछ। मैं चाय पी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छा है, हो गया सारा। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना जब डिटेल्स आना शुरू हुई कि ये यहाँ पे गए, ये टारगेट्स थे, यहाँ पे मिराज ने बॉम्ब मारा, यहाँ पे JF-17 ने, मैं ये तो वही, ये तो सेम, मतलब वो इतना इत्तेफाक हो नहीं सकता ना कि आपने लेट से 6 टारगेट्स बनाए थे और वही 6 के 6 अगले दिन आ रहे हैं। मैं कहा ये अच्छा ये तो वो जो कल हम रात को बैठ के प्लान कर रहे थे, तो ये फिर मैं उसके बाद खैर नीचे ऑफिस पे गया, फिर मैंने पूछा कभी क्या हुआ है, तो पता लगा कि अच्छा जी वो जो कल आपने वो बनाया था तो वो तो सच्ची मुच्ची हो गया है। तो है कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद आगे अगेन जैसे मैंने कहा कि हमारा काम उसके बाद वही रहा, ब्रीफिंग्स होती थी, ठीक है, आपकी सारी एक टीम थी, हम सारे पायलट्स होते थे, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ जाती थी कि उसके बाद एस्केलेशन रही तकरीबन 3-4 महीने, डिप्लॉयमेंट्स हो गई, आपको नहीं पता कि आगे अब जंग होनी है नहीं होनी है। मैं इसको कंक्लूड कर लूँ और फिर वो कि हमारा बस वही काम था कि हम सुबह आते थे और 24 से 26 घंटे भी कॉन्टीन्यूसली भी ना काम किया है, कि मतलब उसमें 3-4 हम बैठे होते थे कि यार आज सारे टारगेट्स जो है ना हर स्क्वाड्रन के मिल जाने चाहिए, तो उसमें आपने सिक्योरली हर स्क्वाड्रन को देना होता है। अच्छा और फिर डिप्लॉयमेंट्स हो जाती हैं कि यहाँ F-16 हैं जैकबाबाद के, तो वो यहाँ भी चले गए हैं, वहाँ भी चले गए हैं, आपके फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेसिस होते हैं, पसनी है, स्कर्दू है, तो जो जहाज़ जहाँ गया हुआ है ना उसको सिक्योरली वहाँ तक उसका पहुँचाना, कि हमें तो नहीं पता आज रात को क्या होगा, बट अगर इफ़ वॉर ब्रेक्स आउट तो भाई आपका ये काम है, आपका ये काम है, आप जो है ना वो हैं कराची के लिए आपने डिफेंड करना है, अटैक करना है तो वो आपने करना है, ठीक है। अगर इंडियन नेवी आ जाती है, क्योंकि उनके पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं MiG-29 के, तो उसको पाकिस्तान नेवी के पास फाइटर्स नहीं है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं रोकना है, तो ये स्क्वाड्रन जो है वो साउथ में अरेबियन सी देखेगा, ये करेगा वगैरह वगैरह। वो खैर चलें, वो हुआ नहीं। उसके बाद अलहमदिल्ला 3-4 महीने बाद फिर डीएस्केलेशन होगी, लेकिन हम वो 3-4 महीने हम उसमें बिजी रहे और हमने वो करके, और तकरीबन 1 महीने 1.5 के बाद फिर हमारा काम ख़त्म हो, क्योंकि अब टारगेट अब रोज़ तो आप नहीं बना सकते, तो वो 1 महीना तकरीबन मुश्किल गुजरा। उसके बाद अब हम बैठ गए प्लान्स वाले कि अच्छा ठीक है अब होगी तो फिर देख लेंगे, और बाकी फ़ोन करते थे, हमें पूछते थे, कोई मीरपुर ख़ास बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है कि हाँ जी क्या चल रहा है, हमने कहा हमें क्या पता, कॉन्डिडेटर हमें कोई थोड़ी बताएगा। तो इसके अंदर ना वो जो मैं सिर्फ अब स्विफ्ट टॉट पे आऊँ कि ये हमने जब बना गया, तो मैं जैसे मैंने बताया कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे का जो टाइम था, वैसे तो इंडियंस हमारा मजाक उड़ाते हैं हमारी पाक स्टडीज़ का, लेकिन ये मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि वो जब भी आते हैं तो रात के अंधेरे में ही आते हैं, 2019 में भी और 2025 में भी। और हमने रिटेलिएट किया तो अभी बुनियानुम मरसूस में भी, और वो जो उससे पहले स्विफ्ट डॉट में भी, तो हमने दिन को किया। तो वो ना 27 की रात को ना वेट कर रहे थे, दे वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो पूरी रात उनके जहाज़ कॉम्बैट एयर पेट्रोल में वहाँ पे उड़ते रहे, Su-30 मिराज 2000 सारे। सुबह फजर के टाइम वो जाके लैंड कर गए। उन्होंने कहा चलो अब तो चले, अब तो पाकिस्तानियों ने दिन में इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि दिन में आएंगे, तो हम हैं, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो डर नहीं लगता इतना, तो हम 9:30 बजे सुबह दिन को पेश हो गए, ठीक है। और अभी तो सोए थे, वही कह रहा हूँ ना, तो उसमें बेसिकली अब कन्फ्यूजन जो यहाँ पे आती है ना, वो उस टाइम मैं फिर अगेन मैं स्क्वाड्रन लीडर, मुझे नहीं पता कि वो इतने सीनियर लोग, मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ये क्यों कहा कि हमने F-16 यूज़ ही नहीं किए थे, ठीक है। मुझे पता है F-16 यूज़ हुए थे, F-16 की ही किल हैं दोनों जो किल्स थी।
और बाकी भी जो उन्होंने कहा 2 पायलट हैं, 2 पायलट नहीं थे, वो एक ही था। वो कन्फ्यूजन हो गई उनको, बिकॉज वो आर्मी के हैं, एयरफोर्स, ऐसे अभी सर औरंगजेब ने दी है, अभी जो DSP आ रहे हैं उन्होंने, उस टाइम ये रिक्वेस्ट की गई थी। खैर जो भी हुआ, उन्होंने कहा नहीं मैं ही दूंगा, उनको समझ आई नहीं आई, या वाकई कोई मसला था कि एक सवाल ये भी किया जाता है कि हम अपने F-16 इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते, अमेरिका ने मना किया हुआ है। तो मैंने कहा ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर अनऑफिशियली उन्होंने कहा हुआ था कि यार तुमने यूज़ तो कर लिया लेकिन अभी बताना मत, तो उसने कह दिया आपका जो DSP आ रहा है। तो मुझे इन बातों का तो मुझे वाकई नहीं पता ये, लेकिन मैंने कहा जो तसल्ली से मैं आपको बता दूं कि जो हुआ था, 2 मिराजेस थे, ठीक है, उन्होंने H-4 स्टैंड ऑफ वेपन्स मारे, बॉम्ब्स, ठीक है, 4 बॉम्ब्स मारे JF-17s ने, ठीक है। वो स्क्वाड्रन्स मतलब कोबराज, यही जो 15 स्क्वाड्रन है अभी जो J-10C माशाल्लाह, वो अब तो उनको अल्लाह ने मज़ीद इज़्ज़त दे दी है, तो वो कोबराज का स्क्वाड्रन था, उस टाइम मिराजेस का था। हमारे जो भी एयर चीफ मार्शल हैं हीर बाबर सिद्धू, उन्होंने भी वही स्क्वाड्रन कमांड किया हुआ जब उसमें मिराजेस थे। फिर 2022 में वो मिराजेस से J-10C पे हो गया 15 स्क्वाड्रन। तो वो उसमें खैर वो टेक्निकल डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई वो क्लासीफाइड या कुछ है नहीं कि ये स्क्वाड्रन था। उसके JF-17s जो थे वो उन्होंने एयर टू ग्राउंड मारा बॉम्ब, मिराजेस ने मारा एयर टू एयर में रोल में BVRs के साथ, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज। F-16s पे हमारा लगा हुआ है M120 AIM-120 AMRAAM, ये अमेरिकन है, और JF-17 के ऊपर SD-10, अभी उस टाइम PL-15 हमारे पास नहीं था, तो वो SD-10 या चाइनीज़ का PL-12 है, उसका एक्सपोर्ट वर्जन SD-10 है। तो ये 4 JF-17 और 4 F-16 जो है वो एयर टू एयर रोल में, ये SD-10 के साथ और ये AMRAAM के साथ। अब उसमें जो फिर पूछा जाता है कि अच्छा किल जो आई वो F-16s की आई, तो वो जो SD-10 है उसकी रेंज जो है ना AMRAAM से थोड़ी सी कम है। तो ये बिल्कुल ऐसे कि हम दोनों खेल रहे हैं, अगर वो जो पेंट बॉल गन्स और सारी, और मेरी गन की रेंज है लेट से 10 फुट और आपकी की 8 फुट है, और हम दोनों आमने सामने आ रहे हैं, तो 10 फुट वाले की पहले आ जाएगी, तो लॉन्ग स्टेक शॉर्ट स्टेक की मेरी फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी मेरे पास है। तो जो इंडिया के पास जो BVR थे Su-30 के ऊपर जो लगा हुआ था, जो MiG-21 पे, मिराज 2000 पे, उनसे भी रेंज ज़्यादा है AMRAAM की, और जो उस टाइम JF-17 पे लगा हुआ था उससे भी ज़्यादा है। तो अब जब ये हुआ सारा, हमने बम मारे वहाँ पे, और वो उसमें डिसाइड, वो थोड़ा सा हट के मारे थे हमने। हाँ, ये मैं यही बताने लगा था कि उसमें डिसाइड ये हुआ था, जो एस्केलेशन लेडर जो भी है, मैंने फिर कहा कि गवर्नमेंट के मेरे अबव माई पे ग्रेड, मैं अपना अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अभी भी जैसे हमने थोड़ी सी रेस्ट्रेंट शो किया है ना, तो लोग कहते थे क्यों यार 20 25 30 जहाज़ तबाह कर देते। मुझे ये लगता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और वो इरेशनल हो गए हैं, जो मोदी की हिंदुत्व और RSS आइडियोलॉजी। तो पाकिस्तान थोड़ा सा रैशनल हो कि भाई अकल कर लो, कैपेबिलिटी हमारे पास भी है, लेकिन जब कन्वेंशनल एस्केलेशन बढ़ती जाएगी और खुदा न खास्ता एक लेवल के बाद न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड आ गया और खुद कुछ चल गया, तो फिर तो कन्वेंशनल के अंदर आप उसको कंट्रोल में रखें ना। तो इन्होंने ये कहा कि यार हमने शो करनी है कैपेबिलिटी, लेकिन एक्चुअल बंदे 40-50 अगर हमने भी मार दिए उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, तो फिर मज़ीद चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो जो H-4 आपका जो बॉम्ब है ना, वो होता है TV गाइडेड, आगे उसके कैमरा लगा होता है, और पीछे ना एक मिराज है जो उसको फायर करता है, और दूसरा मिराज ना पीछे आ रहा होता है, ठीक है। वो मिराज होता है डुअल पायलट, DPM उसको कहते हैं, डुअल सीटर। उसमें आगे तो पायलट फ्लाई कर रहा है, और जो पीछे पायलट है ना, वो उस बॉम्ब को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसमें एक पीछे छोटी सी स्क्रीन लगी हुई है, जिसको उसको वो नज़र आ रही होती है उसकी वीडियो, जो आगे उसका TV गाइडेड कैमरा है सारा, और साथ एक छोटी सी जॉयस्टिक होती है। तो वो एक्चुअल इसलिए है कि अगर वो बॉम्ब हल्का पुल्का विंड्स की वजह से हिट रहा है, तो प्रिसिजन गाइडेड अगर आपने मारना है, तो वो अगर हट रहा है तो मैं टारगेट के ऊपर उसको करके मार दूँ। तो यहाँ पे हमने ये जो भी जिसने भी मतलब उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी या जो भी टॉप लीडरशिप थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार आपने लेके जाना है और एन आखिरी टाइम पे आपने उसका रुख मोड़ के और उसको ओपन एरिया में मार देना है। अब ये ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मतलब मैंने अगर उसने पायलट ने डायरेक्ट मारना है ना, तो वो तो टारगेट पर रखेगा। अब ये देखना कि अच्छा टारगेट को इतना लेके जाना है कि नज़र आ जाए वीडियो में, ठीक है, कि हाँ अगर मैं चाहता तो मैं इस टारगेट को उड़ा सकता था, लेकिन आखिर में मैंने इसको साइड पे कर दिया। मैंने आपको एक ऑफ रैम्प दे दिया कि अच्छा यार चलो हमने भी कैपेबिलिटी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इंसान बन जाओ, वरना दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो फिर तो वो ये हुआ कि हमने उसको टारगेट बेसिकली जो वो थे जो JF-17 के बॉम्ब्स थे, वो तो क्योंकि GPS गाइडेड थे, तो वो तो आपने किया ही थोड़ा सा ना कि कोऑर्डिनेट टारगेट से हट के इन कोऑर्डिनेट्स पे मार दो। जो H-4 वाला था कि इसकी वीडियो बनाओ टारगेट की और आखिर में बिल्कुल इसको साइड पे मार दो। तो 2 H-4 थे और 4 हमने जो रैक हैं, जो रेंज एक्सटेंशन किट जो आपके बॉम्ब्स JF-17 के वो थे। अब वो वीडियो बन गई। अब बाद में हमने वो वीडियो दिखानी थी कि इंडिया को कि भाई बाज आ जाओ और ये वो, लेकिन उस वीडियो की ज़रूरत वो 6 7 8 मतलब मेरे ख्याल से सितंबर तक वो वीडियो नहीं दिखाई गई, क्योंकि अभिनंदन साहब आ गए तो वीडियो की तो अब ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब उस टाइम तो हमें नहीं पता था, बंदा ही आ गया। हाँ बंदा आ गया ना, तो अब उस टाइम तो हमें नहीं पता था ना कि बंदा आ जाएगा, तो हमने सबूत जो लेना था वो वीडियो था, ठीक है, लेकिन वो वीडियो की ज़रूरत ही नहीं रही। तो अब हुआ क्या कि जब ये हो रहा था ना, तो
तो श्रीनगर से 51 स्क्वाड्रन, ये जो अभिनंदन साहब का ये 2 आए MiG-21, ये लीडर था, पीछे नंबर 2 था, ये आया इतना आके करीब आके LOC के ऊपर। पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पे हमारा ब्लाइंडर स्क्वाड्रन है, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, जो मैं पहले वो एक हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बात करते हैं ना कि आप उसमें पायलट एक डोमेन रह गया है कि जो फाइटर पायलट है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर स्पेस अब तो बहुत है, तो उस टाइम भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ना वो पीछे से जैमिंग कर रहा था, तो उनको सॉफ्ट किल अवार्ड हुई कि उन्होंने सॉफ्ट किल की अभिनंदन की, उसके जहाज़ की जो कम्युनिकेशन थी RT हम उसको कहते हैं, वो जैम हो गई। तो वो बाद में इंडियंस ने बताया कि वो एक खातून थी डिफेंस कंट्रोलर स्क्वाड्रन मिंटी अग्रवाल, वो कॉलें दे रही थी उनको कॉल्स पे कि जी टर्न बैक, टर्न कोल्ड, हॉट अप टुवर्ड्स एनिमी और टर्न कोल्ड, ठीक है, LOC के ऊपर वो, लेकिन उसको आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि ब्लाइंडर्स ने उसको सॉफ्ट किल से जैम कर दिया था। आगे हार्ड किल फिर सर नोमान अली खान ने AMRAAM मारा। अभिनंदन साहब ने कोई F-16 नहीं गिराया, ठीक है। इंडियंस ने, जैसे मैंने कहा कि जो दूसरा एक था ना जो सर हसन सिद्दीकी की किल है, वो है Su-30 MKI, वो उसका रैकेज गिरा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वो इंडियंस जो हैं वो उसको पी गए। एक MI-17 उनका अपना हेलीकॉप्टर जा रहा था श्रीनगर के ऊपर, उन्होंने स्पाइडर जो इजरायली SAM है सरफेस टू एयर मिसाइल, वो मार के फ्रेट्रिसाइड अपना ही हेलीकॉप्टर मार दिया, उसमें 5-6 उनके वो जल के मर गए सारे। और तो वो 7-8 महीने उन्होंने उसको भी गोल कर दिया। तो ये अब अभिनंदन को वो छुपा नहीं सकते थे क्योंकि वो तो बंदा आ गया इधर ना, वरना अगर रैकेज उधर गिरता तो वो शायद ये भी ना मानते। तो उन्होंने फेस सेविंग के लिए कि उन्होंने कहा नहीं अच्छा चलो ठीक है, इसको तो तुमने, अब हम कैसे इसको हम गायब करें कि जी नहीं एक MiG-21 नहीं गिरा, लेकिन उन्होंने जो झूठ बोला कि इसने भी एक F-16 गिराया। अभी उनके उस टाइम जो चीफ थे एयर चीफ मार्शल धनोआ, उनका एक वो, मैं उनके पॉडकास्ट में देखता रहता हूँ, तो वो इंडियंस के भी, तो उसमें उन्होंने उनके वर्ड्स मैं कोट कर रहा हूँ कि अभिनंदन ने क्लेम नहीं किया कि उसने F-16 गिराया है। F-16 रेडार पे नज़र आ रहा था, तो वो रेडार से उसकी गायब हो गई सारी की सारी। तो वो मैंने कहा यार फाइटर पायलट है, मतलब ये किसी को भी पता है। अब मैं इस पर आप DCS जो आजकल गेम, एक लड़का है जो वीडियो गेम्स खेलता है, उसको फ्लाइंग का कुछ पता नहीं है, लेकिन जो DCS वीडियो गेम या वॉर थंडर सारी, उसमें ना आप उससे भी पूछ लेंगे ना कि यार मुझे ये बताओ, 2 जहाज़ आमने सामने आ रहे हैं, तुमने इसको BVR मारा है, इसके बाद ये जहाज़ क्या करता है, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ वो आपको बताएगा कि वो डिफेंसिव मैनूवर करेगा क्रैंकिंग, क्योंकि ये बेसिक टैक्टिक्स हैं कि आपने BVR फायर किया, अब आप अगर जाते रहेंगे तो आप भी उसकी रेंज में आ रहे हैं, अब अगर आपका मिसाइल मिस हो गया तो वो आपको मार सकता है। तो ये बिल्कुल जो मैंने जैसे कहा ना कि जो पायलट्स की जो आपकी सेकंड नेचर होती है कि वो सलमान खान ने जैसे ही किया, अब उसने क्रैंक होता है, आपने अपोजिट टर्न किया और हाइट नीचे चली गई, क्योंकि हाइट जितनी आप ऊपर रखेंगे ना उतनी BVR की रेंज ज़्यादा होती है। एटमॉस्फेरिक जो डेंस एयर है नीचे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऊपर कम है तो वो लंबी रेंज उसकी। तो ये बिल्कुल क्रैंक मैनूवर करके ना आप नीचे चले जाते। तो अब सलमान अली खान ने क्रैंक किया, ठीक है, और वो पहाड़ थे वहाँ पे, तो वो जो रेडार पे अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक F-16 लेट से 10,000 फुट पे, और अचानक से वो 10,000 फुट से नीचे गया, वो 5-6,000-4,000 फुट पे वो रेडार से गायब हो गया, ठीक है। अब उनके जो एयर चीफ है उनका ये कहना था कि वो रेडार पे F-16 नज़र आ रहा था और वो गायब हो गया, और वहाँ पे अभिनंदन के अलावा कोई नहीं था। तो अभिनंदन ने नहीं कहा कि मैंने मिसाइल फायर करके F-16 गिराया है, लेकिन हमने सोचा कि यार जब F-16 रेडार से गायब हो गया है और कोई है नहीं, तो इसका मतलब है अभिनंदन नहीं गिराया है। मतलब बचगाना एक ही था, बहुत सारे होते तो मैंने कहा यार मतलब अब इससे ज़्यादा बचगाना लिटरली, ठीक है। और मैं वाकई मैंने कहा देखो, हमने वो अपने पायलट्स भी दिखाए, उनके इंटरव्यूज़ भी लिए कि कैसे गिराया। अगर वाकई MiG-21 से F-16 गिराया होता ना, तो रशिया का MiG-21 अब तो वो रिटायर हो गया ना इंडिया से, और अमेरिका का F-16, मतलब सिर्फ जो रशियंस है ना वो कहते कि इस बंदे को भेजो, हमने इसका इंटरव्यू करके और हमने पूरे मॉस्को में इसकी तस्वीरें लगानी है, ठीक है। उस बेचारे का कोई आज तक इंटरव्यू नहीं आया कि विंग अब तो खैर ग्रुप कैप्टन हो गए हैं, कि अभिनंदन साहब हमें बताइए जब आपने F-16 पे वो फायर किया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, जब वो आपको पता चला कि मैंने वो जहाज़ तबाह कर दिया MiG-21 से F-16, कुछ भी नहीं। वो यहाँ बैठा हुआ है, और इंडियंस ने कहा कि हमने रेडार पे देखा F-16 नज़र आ रहा था ब्लिप, और उसके बाद वो अचानक से ऐसे नीचे चला गया। तो ये इसका मतलब है, ये सबूत है कि वो शॉट डाउन। मैंने कहा यार मतलब आपके पास जो ग्राउंड लेवल है, अगर तो वहाँ तक होती फिर तो चलो मैं फिर मान भी लेता कि एक ब्लिप नज़र आ रहा है 10,000 फुट पे, और मैं पूरा ये मेरी विंडो पे मैं सर्वेलेंस कर रहा हूँ और इस सारी से गायब हो गया, ठीक है। अगर माउंटेनस एरिया में मेरा रेडार देख रहा है 5,000 फुट एंड अबव, और ये 10-15 हज़ार पे एक ब्लिप था और वो फिर 5,000 से नीचे चला गया, तो कॉमन सेंस है कि हो सकता है कि वो 3,000-2,000 फुट पे फ्लाई कर रहा हो और आपके रेडार में नज़र ना आ रहा हो, ठीक है। कोई रैकेज नहीं है, जो पायलट है उसने नहीं क्लेम किया, उसने मिसाइल भी फायर नहीं किया, आपने कह दिया कि हमने मार दिया।
मैं अब इस पे इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अब सर इसमें ना ये हो सकता था कि जैसे हर कुछ अरसे के बाद हम वो कलभूषण को पकड़ के एक वीडियो चला देते ना, उसमें कहता है मैं ही था, इससे भी पूछ लेते भाई नहीं मारा, ये बता के चले यही तो कह रहा हूँ कि देखें अब वो बड़ी आइडियल वीडियो हो अब जाती। मसला ये है कि वो भी एक मैं अबव माई पे ग्रेड के वो डिसीजन क्यों आया, कब आया, इंडियंस उस पर हमें आज भी वो मजाक उड़ाते हैं कि हमने मोदी साहब ने आपको डरा के, अभी भी अब ये पायलट रिकवर किया ना इन्होंने ईरान से अपना अमेरिकन ने, तो इंडियंस का जो सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा तो इसमें क्या कमाल है, अमेरिकन बेवकूफ़, 2 C-130 तबाह हुए, 4 हेलीकॉप्टर तबाह हुए, मोदी जी को देखो चुटकी बजाई और पायलट रिकवर करवा लिया। ठीक है, अब मैं इस पे मैंने कहा यार मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन वो उनका ये कहना था कि भाई हमने आपको डरा धमका के, तो वो पायलट इतनी जल्दी चला गया, उससे वो वीडियोस बनवा लेते, उसको कुछ अर्सा और रख लेते, तो इंटरव्यू हम भी ले लेते, हाँ भी कर लेते, वो मैं अगेन मैं पेगरेट, लेकिन बहरहाल वो चला गया, तो अब उस पर तो अब इससे ज़्यादा क्या मैं कहूँ। तो इन शॉर्ट के वो वाकई मैं बिल्कुल क्लियरली मैं बता रहा हूँ, आखिरी बात इसमें कि इंटरनेशनल मीडिया में आपका जो भी F-16 है ना, वो मतलब उनका काउंट जो है, लॉकहीड मार्टिन वो आपको कंपनी जो OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वो उनके प्रॉपर आपको वो बताना होता है आपने कि अच्छा इतने F-16 हैं। अभी जो $686 मिलियन का पिछले दिनों वो चल रहा था कि अपग्रेड का, तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पास लेट से अभी तकरीबन 70 to 75 F-16 हैं और एक उसमें से माइनस हो गया, तो मैं उसको छुपा दूँ और अगली दफ़ा मैं लॉकहीड मार्टिन को कहूँ और मैं कहूँ कि यार मुझे तो 70 जहाज़ों के लिए चाहिए, तो वो कहें भाई आपके पास तो 71 थे। ये मतलब ये मजाक की बात लगती है ना, ये प्रॉपर आपका काउंट होता है, उनको पता है, उन्होंने किया, उन्होंने देखा, उन्होंने बोल दिया कि हाँ पाकिस्तान का F-16 काउंट पूरा है। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि इसके बाद अब मैंने जब उनको कहा तो वो कहते नहीं आपने ख़रीद लिया है अमेरिकन मीडिया। मैं कहा यार एक दिन कहते हो तुम IMF के पास जा रहे हो, पाकिस्तानी भिखारी है, अगले दिन कहते हो अमेरिकन मीडिया, मतलब एक बात करो यार, क्या हमारे पास पैसे हैं। और उन्होंने कहा नहीं वो ना जो लॉकहीड मार्टिन वाले ना वो इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि F-16 की मार्केट क्रैश कर जाएगी। ठीक है, अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया तो। मैंने कहा यार एक साल के अंदर अंदर यूक्रेन में गिर गए हैं F-16। ठीक है, होता रहता है, सर नुमान अकरम का क्रैश हुआ, वो अभी ये उसी तरह का बिल्कुल ना, वो जैसे सर शहीद हुए थे ना लूप करते हुए, ये है पोलैंड का है F-16 का पायलट, मेजर स्लैब के नाम से ना, वो टाइगर डेमो टीम में वो मेरा बड़ा फेवरेट होता था, उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली उसने उसी तरह वो मैनूवर किया लूप और वो नीचे आके वो भी क्रैश कर गया। तो मैंने कहा यार क्रैशेस होते रहते हैं, कॉम्बैट में लॉसेस होते रहते हैं, क्या बचगाना बात है कि लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका इसलिए झूठ बोल रहा है कि अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अभिनंदन ने MiG-21 से मारा था, ठीक है, तो उनकी मार्केट क्रैश कर जाएगी। तो ये मतलब हम भी झूठ बोल रहे हैं, दुनिया सारी अमेरिकन झूठ बोल रही है, अभिनंदन ने अपने मुंह से क्लेम किया ही नहीं है, सिर्फ आप एक जो आपकी गवर्नमेंट या नीचे जो लोग हैं वो सच्चे हैं, बाकी सारी दुनिया झूठी है। तो मैंने कहा अच्छा इसका तो फिर मैं आखिर में कह लेता हूँ, अच्छा चल ठीक है भाई फिर माफ़ कर दे यार फिर। बट मैं पूरी जिम्मेदारी से अल्हम्दुलिल्लाह के कोई F-16 सर नहीं गिरा था। ठीक है, 1971 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई कॉम्बैट लॉस नहीं है कि किसी दुश्मन ने गिराया हो। ठीक है, आपस में एक F-16 वो एक्चुअल फाइट हो रही थी अफ़गान वॉर के साथ और लीडर ने गलती से अपने नंबर 2 को शूट कर दिया, तो वो एक कॉम्बैट लॉस चले है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ गिरा दिया। तो 73 में इजरायली एयरफोर्स का सर सत्तार अलवी ने गिराया। मैंने आपको बताया है जो 80s के अंदर सोवियत एयरफोर्स, ठीक है, और अफ़गान एयरफोर्स वाले, और फिर इंडियंस के तो हमने अब चले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे, तो गिनने की हाँ वो तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वो उसके पाकिस्तान का कोई 71 से लेके मैंने जैसे कहा कि वो कोई झूठ बोलने की या अल्लाह बड़े बोल से बचाए गरूर करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, कि बाकी हमारे मसले इकॉनमी और इंटरनल सिक्योरिटी और वो जो भी चल रहे हैं, लेकिन जो माशाल्लाह हमारा एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म है कि वो 2019 में भी कोई जहाज़ नहीं गिरा था, 2025 में भी, अब वो आपके सामने है, ऑपरेशन सिंदूर मई में हुआ, 3 महीने हाइबरनेट कर गए उनके चीफ। अचानक एक दिन मैं सुबह उठा, सर इस पे आते हैं, अच्छा चले वहाँ, हाँ बल्कि इसको हम बाद में रख लेते हैं, तो हम 2019 को कंक्लूड कर लेते हैं कि उसके बाद जो है वो DGSPR ने जो भी कहा या गवर्नमेंट ने जो भी किया वो तो ना मुझे कोई बताएगा ना मुझे पता है। फैक्ट्स मैंने आपको बस मैं दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मिराजेस ने बॉम्ब्स मारे, जानबूझ के मिस करवाए, F-17s ने मारे, वो उन्होंने इसी तरह दूर मारे कैपेबिलिटी शो करने के लिए। वो वीडियो सितंबर में बाद में दिखाई भी गई, बड़ी क्लियर वीडियोस थी। ठीक है, अभिनंदन साहब और एक Su-30 MKI, अभिनंदन को मारा सर नुमान अली खान ने, सर हसन सिद्दीकी ने वो Su-30 MKI मारा, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह कोई जहाज़ नहीं गिरा। बालाकोट के अंदर जो उन्होंने मारा था पिछली रात को, वो ASPI है, SP ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उनका आर्टिकल है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, या तो हमने ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी ख़रीद लिया हो तो ठीक है। वो उसमें इंजीनियर्स ने प्रॉपर साइंस लगा के कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो सिर्फ XY नहीं होते, वो
ऑल्टीट्यूड में भी होते हैं। Z में अर्थ भी जो होते है हैं, वो इस जी। तरह है बेसिकली सारा, ठीक है। तो अंडुलेटिंग टेरेन थी, माउंटेन्स थी, तो इन्होंने जो हिसाब किताब लगाया उसके अंदर इन्होंने ऑल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल उसको नहीं देखा, सिर्फ टारगेट का XY मैप पे करके, और उन्होंने वो तस्वीर लगाई है नीचे ना प्रॉपर उसकी ग्राफिक बना के कि ये अगर वो है जो भी, मैं अभी ये नहीं जा रहा कि वो मस्जिद थी, मदरसा था या टेररिस्ट टारगेट था, वो मूड पॉइंट है, वो हमें पता है कि हमारे इस तरह टेररिस्ट टारगेट इंडियन कहेंगे नहीं सारे ही तुम टेररिस्ट हो, तो उसको हम छोड़ देते हैं। टारगेट था, बिल्डिंग थी, बॉम्ब्स ओवरशूट किया प्रॉपर, उन्होंने उस पर पूरी कैलकुलेशंस करके कि ये बॉम्ब्स मिस हो गए। तो जो उन्होंने अपना ऑपरेशन बंदर किया 26 की रात को, नाम जो भी है मुझे नहीं समझ आती, बंदर शायद उनके लिए मुकद्दस है, ज़्यादा। हाँ, तो वो उन्होंने किया, वो उसकी डिटेल्स अलग हैं कि मिराज 2000 आए, इतने जहाज़ थे, सारा बॉम्ब्स मिस हो गए, टारगेट मिस हो गया, इसमें कोई वो मतलब मुझे तो शक नहीं है, इंडियंस माने तो बस ना माने। फिर 27 को हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, जो हमने अचीव करना था एयर टू ग्राउंड में वो हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एयर टू एयर के अंदर जो 2-7 हमें बोनस मिल गया वो उसके अंदर। अब वो वही बात है कि JF-17s भी उसमें थे, उनकी जैसे मैंने आपको बता दिया लॉन्ग स्टिक शॉर्ट स्टिक, तो किल्स दोनों F-16 की आ गई। फिर वो DJSPR वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने यूज़ नहीं किया थे, लेकिन अब वो बात क्लियर हो गई है कि दोनों किल्स F-16s की थी। तो इस पर अगर आपका कोई और कोई क्वेश्चन हो तो, वरना उसमें मेरा ख्याल है कि अब जो है ना कोई सवाल और मेरे जहन में भी आ नहीं रहा। जनरली यही होता है कि 2 पायलट्स का क्या था, 2 थे 1 था। अभी वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल उस्मान बंगश हैं, वो जो SSG वाले थे, उन्होंने भी उस दिन बोला कि मुझे पता नहीं 2 के 3 पैराशूट नज़र आए। और वो सर, मैंने कहा कि सर आप मतलब जो आर्मी वाला है, मैं एज अ पायलट मैं समझ सकता हूँ कि जो जब शूट निकलता है ना, उसमें एक ड्रोग शूट होता है जो सीट को स्टेबलाइज करने के लिए होता है, एक फिर ऊपर जो छतरी वो प्रॉपर उसका अपना मेन शूट है, ठीक है, एक साथ उसके अगर वो कोई स्टैंड बाय शूट है। तो अगर एक नॉर्मल बंदा जिसको फ्लाइंग का नहीं पता और उसने देखा और उसने कहा कि मुझे 2 शूट नजर आए, 3 शूट नजर आए, इसका ये मतलब तो नहीं है कि 2 पायलट्स थे। और अगर 2 पायलट्स थे भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और एक मैं कहूँ कि जी अच्छा जी वो अभिनंदन इधर गिरा है और एक उधर गिरा है, मतलब वैसे तो एक ही था, लेकिन जैसे इंडियंस ने जिसको ये पकड़ा ना कि नहीं 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 ये अभिनंदन जो F-16 गिराया ना, तो वो जो पैराशूट था वो दूसरे उसका था, F-16 पायलट का। तो अभिनंदन साहब यहाँ शूट हुए हैं, लेट्स से गॉड फॉरबिड कि उन्होंने जो शूट किया है तो वो BVR मार के एक F-16 को यहाँ शूट किया है, तो अभिनंदन का शूट फिजिकली यहाँ पे होगा, F-16 वाले का वहाँ पे होगा। तो भी मुझे ये बताएं कि ये दोनों इकट्ठे वो जो कर्नल साहब थे उनको कैसे नजर आ सकते थे, ठीक है, अगेन मतलब लॉजिकली चश्मा मैं वैसे मैं पूछ रहा हूँ, उसमें बहुत सारे मतलब कि वो ड्रॉग शूट होगा, वो दूसरा होता है, डिफरेंट होता है वो, मतलब एज अ पायलट आप किसी इंडियन एयरफोर्स के पायलट से भी पूछ लें वो भी आपको बता देगा। बट इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि मैं उनको ज़्यादा वो सफाइयाँ पेश करना नहीं चाहता, नहीं मानते तो ना माने, मैं फैक्ट्स रखती हैं। और फिज़िकली पॉसिबल ही नहीं है कि 2 जहाज़ जो हैं जो एक उससे तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर है, तो इस पायलट ने भी अगर रिजेक्ट मतलब अभिनंदन ने इसको शूट किया और उसने उसको शूट किया फॉर एग्जांपल, तो उसका शूट उधर होगा, ठीक है, पैरा मतलब शूट SHOOT वाला शूट और फिर पैराशूट जो है कि उसने इसको शूट डाउन किया तो उसका पैराशूट आपको वहाँ नज़र आ रहा है। इस पायलट को अगर आपने शूट डाउन किया तो उसका वहाँ नज़र आना चाहिए। अब अगर वो कर्नल वहाँ LOC पे खड़ा है और उसने अभिनंदन को जाके उसकी टीम ने कैप्चर किया है, उसको वहाँ से 20 किलोमीटर दूर पीछे जो अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का कोई जहाज़ था तो वो नज़र आ सकता है यार, मतलब मैं अब इस पर क्या इससे ज़्यादा मैं बात करूँ।